Welcome everyone and this is your host Shubham on the channel Shubham Giri. मैंने name change कर दिया. Yeah, I am thinking of a good name. So yeah. And if you are here, consider liking and subscribing to the channel. यार please करो ना, मतलब क्या तकलीफ है. पैसे तो जाते नहीं है यार, आप भी मतलब हद करते हो. चलो ठीक है. Without further ado, let's start this video. Hello everyone and welcome to the channel. This is your host Shubham Giri. और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important topic के बारे में, which is what to do when you're applying for a university or a college for any of the program. किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग मांगते हैं आपसे जिसके बेस पे वो आपका एडमिशन देते हैं, एंड व्हाट आर दी सिंपल एडमिशन प्रोसीजर्स, हाउ शुड यू अप्लाई इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन योर ओन, नॉट थ्रू एनी एजेंट, क्योंकि उनको तो पता है, बट अगर आपको जानना है कि किस तरह से अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दे आस्क फॉर, सो वॉच दिस वीडियो फॉर टुडे. सो पहला क्राइटेरिया है, पहला सेक्शन है मास्टर्स का, जिसमें दो सब सेक्शंस होते हैं. एक होता है कोर्स बेस्ड, एक होता है थीसिस बेस्ड. अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोर्स बेस में अप्लाई करना चाहिए या थीसिस बेस में अप्लाई करना चाहिए, एंड अगर आपको पता है कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दोनों में चाहिए होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, तो उसी के बारे में पहले हम आपको बताएंगे कि थीसिस बेस्ड और कोर्स बेस्ड में डिफरेंस क्या होता है. अभी एक सिंपल सा क्राइटेरिया है उसको समझने का, कि अगर आफ्टर योर मास्टर्स आप सोच रहे हैं कि आप पीएचडी करें, या आप रिसर्च बैकग्राउंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यू वांट टू वर्क इन एन आर एंड डी डिपार्टमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री, और आपका बाद में जो करियर होगा समवॉट रिलेटेड टू दिस हो, जिसमें रिसर्च कहीं ना कहीं आती हो, तो आपको थीसिस बेस्ड कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, थीसिस बेस्ड प्रोग्राम ऑप्ट करना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में. उसके एक अलग फ़ायदे भी हैं थीसिस बेस्ड के, जो बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं, बट या इट्स रियली रिवॉर्डिंग. बट देन आफ्टर योर मास्टर्स you are more or less asked for a research field job or to do a PhD to continue your career as a teacher, as a professor. तो ये होता है थीसिस बेस्ड. अब कोर्स बेस्ड की अगर हम बात करें तो कोर्स बेस्ड होता है दैट इज मोर और लेस इंडस्ट्री ओरिएंटेड. जब आप आफ्टर योर मास्टर्स, मतलब जब आप मास्टर्स करके निकलेंगे, तो इंडस्ट्रीज मोस्टली आस्क फॉर अ कोर्स बेस्ड मास्टर्स rather दैन अ थीसिस बेस्ड, क्योंकि इंडस्ट्री आपको वर्क करने के लिए हायर कर रही है. इंडस्ट्री उनके काम को समझने के लिए, काम को करवाने के लिए आपको हायर कर रही है. तो दे रिक्वायर फॉर मोर और लेस अ कोर्स बेस्ड काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज कोर्स बेस्ड में एक प्लस पॉइंट होता है जिसमें आपको सी, इफ यू वांट टू डू रिसर्च यू कैन डू दैट इन कोर्स बेस्ड एज वेल. इट्स नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट इट. बट देन कोर्स बेस में और थीसिस बेस में डिफरेंस यही हो जाता है कि कोर्स बेस में बस रेस्ट्रिक्टेड मॉड्यूल होता है, मतलब हाँ, आपको इतने कोर्सेज हैं, उसमें से आपको चूज करना है एंड देन यू हैव टू स्टडी देम. सो मोर और लेस इंडिया में जैसे हमको कॉलेजेस पढ़ाते हैं, बट देन हाँ, सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है, जो यहाँ पे हम खुद ही कर लेते हैं, मतलब कॉलेजेस खुद करके आपको देते हैं. कोई वोकेशनल टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, वो वही पकड़ा देंगे जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. सो तीसरा आता है जी आपका कॉलेजेस का है. सो कॉलेजेस में मोस्टली दो तरह के कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास और नॉर्मल फास्ट ट्रैक डिप्लोमा, जो भी हो, मतलब सब डिप्लोमा रिलेटेड ही होते हैं. एंड तीनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, कोर्स बेस्ड, थीसिस एंड पीजीडीएम. तो पहले हम बात करेंगे थीसिस बेस्ड की. एंड सी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू थीसिस, मतलब अगर आप थीसिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और आपने उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, तो आप तीनों में से किसी में अप्लाई करो, आपको उससे एक ज़्यादा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है फॉर एप्लीकेशन. क्योंकि थीसिस बेस्ड में बहुत सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, कंपेयर टू दैट कोर्स बेस्ड में थोड़े कम लगते हैं, एंड सबसे कम लगते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास में. तो किस तरह की चीज़ें आपको थीसिस बेस में देनी होती हैं, किस तरह के रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन के होते हैं फॉर अ थीसिस बेस्ड कोर्स. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबके लिए चाहिए, आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपकी. एंड ट्रांसक्रिप्ट कैसे आपको लेनी होती है यूनिवर्सिटी से, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि किस तरह से आप ट्रांसक्रिप्ट, किस फॉर्म में आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए ट्रांसक्रिप्ट का, एंड कितनी ट्रांसक्रिप्ट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो आपको, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन चालू नहीं किया तो आपको नहीं आइडिया होगा, बट देन
इस वीडियो के एंड में आपको जरूर पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था. सो विदाउट फर्दर अडू, मास्टर्स थीसिस में सबसे पहली चीज आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है आपकी. सेकेंड चीज है आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. आई वुड रिकमेंड यू टू गेट 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस एटलीस्ट, बिकॉज उसमें होता ऐसा है कि बहुत सारे, देखिए 3 से ज्यादा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कोई यूनिवर्सिटी मांगती नहीं है. लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी 3 मांग रही है और आपके पास है तो आप दे देंगे. 2 मांग रही है तो भी आप सफिशिएंट हो गए, हाँ कि मेरे पास 3 है तो मैं 2 कोई भी दे सकता हूँ. बट अगर आपके पास 2 ही हैं और कोई यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, सो एंड में बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है. तो इससे बेटर है कि जब आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की प्रोसीजर कर रहे हैं अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूशन में, इफ़ यू आर वर्किंग, सो अपने इंडस्ट्री में, तो मेक श्योर यू हैव 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. एंड प्रिफरेबल होता है 3 में से कि 2 एकेडमिक हो, एंड देन एकेडमिक में एक ऐसा हो जो आपके एकदम क्लोज सुपरवाइजर का हो, जिसमें आपने प्रोजेक्ट किया हो या कुछ किया हो. सेकेंड होता है जो आपको, जिसने आपको पढ़ाया हो, एक कॉलेज प्रोफेसर का. एंड तीसरा होता है इंडस्ट्री रिलेटेड, कि आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ का. सो ये एक डाइवर्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है जो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है. बट देन हाँ, अगर आपके पास या अवेलेबल नहीं है तो आप तीनों एक ही प्रोफेसर के, या जिस हिसाब से आप, मतलब 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक प्रोफेसर के तो हो नहीं सकते, बट हाँ सीधा आप रैंडम प्रोफेसर्स को पकड़ के आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिनने आपको पढ़ाया उनसे आप गेन कर सकते हैं. बट हाँ, आइडियल वुड बी इंडस्ट्री लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. वन शुड बी योर सुपरवाइजर, जिसने आपको आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में गाइड किया हो. एंड फाइनली वुड बी अ प्रोफेसर जिसने आपको पढ़ाया हो. सो ये एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया. नाउ एडिशनली थीसिस प्रोग्राम में आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, और जो कि वो लोग बहुत हद तक मांगते नहीं है, लाइक इट्स नॉट अ मैंडेटरी बट येट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर थीसिस. लाइक अगर आपने प्रीवियसली कोई वर्क किया है किसी रिसर्च पेपर पे, तो उस रिसर्च पेपर में मतलब आपने क्या वर्क किया है पहले आपको वो समझाना है. वो कहाँ पब्लिश हुआ है वो आपको बताना है, उसकी लिंक देनी है, कौन ऑथर्स थे एंड ऑल दोस थिंग्स. अगर आपने रिसर्च पेपर कोई पब्लिश किया सो यू वुड गेट ऑल द आइडियाज कि मतलब हाँ क्या क्या वो मांग रहे हैं, सो आप वो फील्ड्स इजीली भर सकते हैं. देन वन ऑफ द वेरी नेग्लेक्टेड क्राइटेरिया होता है जो लोग नहीं जानते. अगर आपको किसी भी तरह की स्कॉलरशिप या ब्रूजरीज मिली है आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, सो प्लीज मेंशन देम इन योर सीवी, इन योर रिज्यूमे, इन योर, अगर उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक अलग से कॉलम दिया हुआ है कि यू शुड मेंशन योर स्कॉलरशिप्स एंड ऑल, सो प्लीज डू. नाउ इन माय केस आई गॉट अ स्टेट स्कॉलरशिप, सो मेरे को हर साल मिलती थी, विच इज एलिजिबल टू लाइक 10% ऑफ द स्टूडेंट्स पासिंग आफ्टर 12th. सो 4 साल मेरे को मिली है. सो आई हैव इंक्लूडेड दैट सेम स्कॉलरशिप. कोई भी स्कॉलरशिप का एक टाइम पीरियड होता है. अभी आपको टाइम पीरियड उसमें नॉर्मली हर जितने भी आपके पास होंगे, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सिटी पोर्टल्स, उसमें 1 साल का होता है. कोई भी यूनिवर्सिटी 1 साल की होती है. अगर आपको वापस मिल रही है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो आपको उसको फिर से लिखना होता है. सो 4 स्कॉलरशिप लिखेंगे एक का ही. जैसे मेरे को 4 ईयर्स तक कंटिन्यूसली मिल रही थी, सो आई हैव टू राइट इट एज 1 by 1. सो लाइक 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, एक ही स्कॉलरशिप 4 अलग ईयर्स में. तो वो एक प्लस पॉइंट भी रहता है कि आप इतने कैपेबल थे कि आपको पहली बार जब मिला वो स्कॉलरशिप, उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू रखा. सो विच इज अ वेरी गुड पॉइंट. एंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप कहाँ रह रहे हैं, क्या आपका पिन कोड है, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो तो सब मांगेंगे. सो दैट्स नॉट दैट बिग अ डील, एंड वो कोई भी भर सकता है. एडिशनली ये चीज़ें चाहिए होती हैं. देन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंशंस है, जैसे कि मतलब आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस है, तो वो आप प्लीज़ लिस्ट आउट करें अपने अचीवमेंट्स में. तो वो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपके पास एक अचीवमेंट्स वाली लिस्ट तैयार हो जाएगी, जो आपने कोई आई वुड से कि क्या कहेंगे इसको, जैसे नहीं आप कम्युनिटी वर्क करते हैं कॉलेजेस में, सो अगर वैसा कोई आपने काम किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको इंक्लूड करें. दैट विल गिव एन एज ओवर द अदर एप्लीकेंट्स. So, fourth mandatory thing is your resume or your CV for a thesis. अभी normally the universities ask for a CV, curriculum vitae और resume दोनों में एक difference होता है. जो आप गूगल करेंगे आपको बहुत easily मिल जाएगा. So उसके बारे में अगर मैं समझाना बैठा तो 10 मिनट और चले जाएंगे and you won't be watching this video, so उसको हम रहने देते हैं. बट हाँ, they would be asking you for a curriculum vitae which is very important. आप उस पर थोड़ा टाइम लगा के ध्यान से उसको बनाइए. देन
Fifth requirement, which is a very important one, is your SOP, statement of purpose, statement of intent. जिस तरह की चीज़ें उसमें लिखे हो, इट ऑल मीन्स द सेम कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप हमारी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज कर रहे हो, हमारी यूनिवर्सिटी क्यों, यही कोर्स क्यों, यही इसमें हम आपको थीसिस बेस में हम आपको क्यों इंटरेस्ट आ रहा है. सो वो सारी चीज़ें आपके एसओपी में लिखनी होती है. उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है. इफ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू राइट एन एसओपी, I could make one, but then my viewers are very restricted, so it's no use. If you want, you can comment. I could make a video for it, like how to do, how to make an SOP. So these are the most important documents. Now हर यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग एक दो प्लस माइनस होते हैं, बट दैट्स नॉट दैट बिग अ डील. वो आपको मिल जाएंगे. मेन ये 5 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी थीसिस कोर्स में अप्लाई करने के लिए. देन देर इज अ कॉलम. जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रीज़न से किसी सेमेस्टर में कम मार्क्स आ गए, या कोई दूसरा इशू हो गया, किसी को कोई बैकलॉग्स आ गए, केटीज हैं, तो एक कॉलम थीसिस पोर्टल में खास करके दिया होता है जिसमें आपको लिख सकते हैं, मतलब आपको पूछा होता है कि ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो गलत है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, जस्टिस आपको नहीं मिला है. सो यू कैन मेंशन दोस थिंग्स. अगर आपके पास कोई जैसे आपको कोई मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पाए या ऐसा कुछ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो कॉलम भरो, क्योंकि वो एक ह्यूमन टच देगा आपके एप्लीकेशन को. क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें जैसे आपका CGPA हो गया, या ग्रेड पॉइंट जो भी होता है, एवरेज जो भी है, GPA बोलते हैं कनाडा में. सो CGPA, SPI, जो भी आपको यूनिवर्सिटी आपकी देती है, वो सबके पास है. वो 0 और 1 बेसिस पे है कि हाँ इससे ज़्यादा है तो हम इसको लेंगे, एंड इससे नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. तो चलिए, अगर आप वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड. बहुत ज़्यादा GP है तो वो एक अलग आपको स्टैंड देगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट देन बाकी जैसे आपका LOR हो गए, दैट इज 0 और 1 बेसिस, एंड उन्हें 2 मांगे तो 2 चाहिए. फिर हाँ, उसके अंदर का वो लोग कंटेंट पढ़ेंगे जो थोड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. बट देन जैसे आपका SOP है, SOP इज अ ह्यूमन टच टू योर एप्लीकेशन. दिस कॉलम विच आई टॉक्ड अबाउट, कि इसमें आप लिखें कि अगर आपको कम मार्क्स आए तो क्यों आए हैं. That is a human touch. You have to explain, you have to communicate. That is the key to get a thesis. अभी देखिए, इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स ये लोग थीसिस में क्यों मांगते हैं? Because thesis is a I would say fully funded course. अगर आप थीसिस कोर्स कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी आपको सामने से पैसे देगी, एज अ टीचिंग असिस्टेंट, एज अ रिसर्च असिस्टेंट, आपको जहाँ पे भी वो रखे. तो अगर आपके कोर्स का कुछ अमाउंट होता है, आपको फीस वीस मिला के कुछ एक साल का कुछ $26,000-27,000 होता है आपका खर्चा वर्चा, सामने आपको 20,000 to 24,000 आराम से वो लोग एज रिसर्च एंड टीचिंग असिस्टेंटशिप दे देंगे. एंड द फन फैक्ट, और आई वुड से द प्लस पॉइंट ऑफ दीज असिस्टेंटशिप इज कि ये आपके करिकुलम में इंक्लूडेड होता है. तो अगर आप जैसे वीज़ा पे हैं तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि 20 आवर्स ही आप वर्क कर सकते हैं. बट देन ये चीज़ उस 20 आवर में काउंट नहीं होती. इसमें आप 30 आवर्स लगाएं, 40 आवर्स लगाएं, वो आपको यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से पेमेंट कर रही है. बट ये चीज़ जो आपके वर्क परमिट में है, सॉरी आपके स्टूडेंट वीज़ा में जो आपको एक अमाउंट दिया गया 20 आवर्स का वर्क करने के, उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा. तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाहर जाके भी वीकेंड्स पे कभी भी जब आपको टाइम मिले आप वर्क कर सकते हैं फॉर 20 आवर्स अ वीक, एंड वो एक एडेड इनकम हो जाएगी आपके पास. सो इट्स अ वेरी गुड कोर्स, और वो गवर्नमेंट उसके पीछे बहुत खर्च करती है, यूनिवर्सिटी बहुत सारा फंड देती है. दैट्स वाई दे मेक श्योर कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लें. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द थीसिस कोर्स. नाउ कोर्स बेस्ड क्या होता है? सेम डॉक्यूमेंट्स एज थीसिस, एक्सेप्ट दे डोंट गिव मच वेटेज टू द प्रीवियस रिसर्च डन. वो अगर आपने किया है तो आपको एक थोड़ा प्लस पॉइंट मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा कोई आपको आई वुड से लेवरेज नहीं मिलेगा over other applicants. Then there's all the other requirements. जैसे IELTS तो सब में चाहिए. For a university you minimum need a 7. वो एक अच्छा impression create करता है. And most of the sites पे लिखा होता है कि a total of 7, not less than 6.5 ही नहीं. तो ये एक standard requirement है किसी भी university की for a master's thesis or course whatsoever. So all the documents in thesis are required in masters. दोनों का पोर्टल सेम होता है, बट जो प्रेफरेंस होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है. देन फाइनली हम बात करते हैं कोर्स बेस्ड की. अभी सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की. तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में मोस्टली आपको 2 ही चीज़ चाहिए होती है. फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्ट, जो उनका एक स्टैंडर्ड रूल है कि 60% से कम हमको मार्क्स नहीं चाहिए. सो दैट इज डिफाइंड बाय योर ट्रांसक्रिप्ट्स. एंड सेकंड इज योर IELTS स्कोर विच इज 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 इन एनी. सो ये एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होता है किसी अच्छे कॉलेज का इन कनाडा, या किसी भी जगह पे, UK में भी यही रिक्वायरमेंट है.
So this is what the whole document list is about, and hope you like it. Please make sure you subscribe to the channel, and hope you like it. Yeah, that's what I can hope as well. So see ya guys, till next time.